नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर दिखा रखा है या शो कर रखा है, अपन जिस आज क्लास के बारे में बात करेंगे वो क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा 12वीं के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो खास अगर माने तो 12वीं के लिए एक रिवीजन के रूप में ये हम क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपकी बुक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जो कि भूगोल की इस सेशन में जो किताब चल रही है उसको अपन कवर करवाएंगे। और इसी के साथ ये जो इससे रिलेटेड सारे आंकड़े और ये सवाल जो भी हैं वो आने वाली रीट भर्ती और इसके अलावा सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, हाई कोर्ट, पटवार जैसी या एसआई जैसी, आरएस, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसी भी एग्जाम है उससे रिलेटेड इनमें सवाल बिल्कुल एक कथनात्मक रूप से या फिर एक स्टेटमेंट के रूप में बन सकते हैं। इसी की नज़र में अपन के वैसे पहले टॉपिक का नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था बुक के जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो इससे पहले अपन एक बार थोड़ा सा जनगणना के आंकड़े 2011 के भारत से ले लेंगे और इसके बाद थोड़े से अपने अपन जनसंख्या से राजस्थान के ले लेंगे। इसके बाद अपन टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण होंगे, उसी बिंदु को टच करते हुए अपन मतलब ऐसे करके ये सारा अपन करने वाले हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रख के ये आपकी सीरीज बना गई है और ये सीरीज जो है आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हम कोशिश करते हैं आज इस क्लास के अंदर इस किताब के कितने चैप्टर कर पाते हैं, ठीक है। ये एक मैराथन क्लास के रूप में रहेगी। हम कोशिश करते हैं इस एक ही क्लास में आपको अधिकांश टॉपिक या फिर एक किताब को हो सकता है अपन क्लियर कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ। आज की क्लास में जैसा कि मैंने दिया है दो भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े एक नज़र में, तो 15वीं जो वर्तमान में 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी कोरोना जैसी महामारी के कारण, इसलिए जो 2011 के आंकड़े हैं वही विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इनसे संबंधित आंकड़े पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी जो 9 से 28 फरवरी के मध्य 2 चरणों में संपन्न हुई। 2 चरणों में, जिसमें पहले चरण में ये देखा गया कि मकानों की संख्या कितनी है या फिर मकानों की गिनती गणना की गई, ठीक है। जो कि उनके लिए एक चाहिए था राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार, एक उनकी नेशनल पॉल्यूशन रजिस्टर के रूप में एक अंकित करने के लिए चाहिए था। इसलिए उन्होंने पहले चरण के रूप में मकानों की सूचीकरण किया और दूसरे में आपका चरण था उसमें जनगणना से संबंधित या जनसंख्या के आंकड़े जुटाए, ओके। इसके अलावा भारत में जो जनगणना का टॉपिक है 1872 से किया जा रहा था। 1872 की जो जनसंख्या थी जिसके आंकड़े पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाए सॉरी जिसकी वजह से वो एक पूर्ण जनसंख्या या पूर्ण जनगणना नहीं मानी जाती। इसके बाद जो पहली मानी जाती है 1881, जो कि एक पूर्ण मानी जाती है, जो कि डब्ल्यू सी टाउडन एक नाम के एक जनगणना आयुक्त अधिकारी थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में हुई। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बार जनगणना हुई है जो बायोमेट्रिक, बिल्कुल ये सवाल पूछा जा सकता है। 2011 की जो जनगणना हुई है वो एक बायोमेट्रिक तरीके से हुई है। इसी के बाद में जो इसकी जो जनगणना तो इस समय हुई, लेकिन इसके आंकड़े कब प्रसारित किए गए? 31 मार्च 2011 को। और जनसंख्या जब दी गई थी तो इसके कुछ एक आदर्श वाक्य लेके चले थे, ठीक है। तो वो आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ओके। इसके बाद में 2011 में जब आपकी जनगणना हुई थी उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो महामहिम कहो या फिर श्रीमती जी कहो, प्रतिभा पाटिल जी है जो कि आपके राष्ट्रपति थे। और उस समय दशकीय वृद्धि दर आपके था 17.7% 2001 से 2011 के मध्य। जनसंख्या या जनगणना की जो गणना होती है प्रति 10 दिनों या दशकीय वृद्धि दर होती है ना, तो उसी तरह ये दशकीय वृद्धि दर 10 सालों का है, 17.7% है। इसके बाद में 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली है ना। इसके बाद कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था,
इसके बाद सबसे कम आबादी या फिर कम जनसंख्या वाला राज्य जो कि सिक्किम, गंगटोक, जिसकी राजधानी गंगटोक है, सिक्किम था। इसके बाद सबसे घना राज्य जो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या के रूप में एक घना राज्य या फिर 1 ही किलोमीटर के दायरे में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वो आपके है बिहार राज्य। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 प्रति व्यक्ति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, सॉरी, ये इतने व्यक्ति एक ही वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद सबसे कम सघन राज्य या फिर जनसंख्या घनत्व कम आप कह सकते हैं, तो वो आपके है अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जब 2011 की जनगणना की गई तो प्रतिशत के रूप में पुरुष जो जनसंख्या थी वो आपके 51.54% थी और कुल महिला थी वो 48.46% थी। ये सारे आंकड़े हैं, इससे संबंधित कोई भी समझाने लायक सवाल नहीं बनता। ओके, इसके बाद में है साक्षरता दर 69.3% और उसके बाद लिंगानुपात 940। राजस्थान का कितना है? 928। इसके बाद जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि आपके राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर जन घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। इसके बाद में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और इसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। इसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपके हो जाएगा हरियाणा। और इसके बाद में अगला सवाल है, उस समय कुल ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या कितनी थी? तो वो माना जाता है 833 मिलियन ग्रामीण थी, उसके अलावा शहरी क्षेत्र के रूप में 377 मिलियन शहरी थी। आया समझ में आपको? ये सारे आंकड़े हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं जब तक कि जनगणना के नवीनतम आंकड़े ना आ जाए, है ना। चलो, इसके बाद राजस्थान की जनगणना 2011, कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़ और लिंगानुपात है 928। इसके बाद जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में साक्षरता दर है 66.11%। फिर है पुरुष साक्षरता दर जो कि 79.19% या 19%। आपको पता ही होगा प्रतिशत के बाद में एक एक अंक को पढ़ते हैं ना, तो 79.19% है ना, 66.11% है ना। इसके बाद महिला साक्षरता दर 52.12%। इसके बाद जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर के रूप में जयपुर, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जनसंख्या घनत्व सबसे कम जैसलमेर में, जहाँ सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 17 व्यक्ति ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक राजस्थान की जनगणना के आंकड़े होते हैं। इसके बाद अपन जो आगे चलते हैं, तो आप जुड़े रहिए। अब हम विधिवत रूप से पहले अध्याय को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब अच्छे से देखिएगा, मेरे हिसाब से आपको सारे अच्छे से वर्ड दिख रहे होंगे, एक एक वर्ड, एक एक शब्द बहुत अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। और यही नोट्स है जो आपको पढ़ते रहना है। और कंपटीशन एग्जाम वाले अगर ये एक बार देख के जाते हैं तो इनको काफी सहायता मिल जाती है। देखो किस किस प्रकार से ये आंकड़े हैं, और इसके अलावा एक समझ विकसित हो जाती है कि आखिर में जनसंख्या जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, या एक समझ विकसित तो हो जाती है। इसी कड़ी के साथ अपन अब विधिवत रूप से इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस स्लाइड में अपन ने वितरण और घनत्व को लिया है, आगे में अपन वृद्धि और संगठन ले लेंगे। ऐसे एक अध्याय पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, है ना। इसी तरह आगे चलेंगे। चलो, जैसा कि पहले परिचय मैंने दिया है कुछ इस जनसंख्या पहले टॉपिक से संबंधित, तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में है भारत विश्व में जनसंख्या के आधार पे या जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन जब नवीनतम आंकड़े आएंगे तो लगभग विश्व में प्रथम स्थान पर आपके भारत हो जाएगा, है ना। तो चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और पहली संपूर्ण जनगणना 1881 हुई थी। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण मतलब देश के अंदर जनसंख्या का वितरण कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कम है,
ऐसा क्या रीजन है, या फिर वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं है जो जो एक बहुत बड़े जन समुदाय को, बहुत बड़ी जनसंख्या को वहाँ पे एक खींच रहा है रहने के लिए। तो उसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जनसंख्या वितरण, देश और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर जनसंख्या की देखा जाए कितना वितरण है, तो एक उत्तर प्रदेश राज्य है, यूपी है, जिसमें जनसंख्या सर्वाधिक निर्भर निवास करती है। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये पूछे जा सकते हैं राज्यों के रूप में बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल ये सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से एक राज्य है जो कभी कभार एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में मैंने आपको जैसा कि एक भारत के नक्शे के रूप में आपको बताया होगा, ठीक है। तो भारत के जो नक्शे के अंदर अगर आप देखना चाहो तो ये आपका कुल मिला के देखो, नक्शे पे मत जाइएगा आप, मैं नक्शा किस हिसाब से बना रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अपन के ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अपन को सारी चीज़ें जो कैसे पूछी जा सकती है एग्जाम में और कैसे आ सकती है, वो अपन को इतना सा पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्य, तो देख लेना आपके, ये प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत में जो जनसंख्या की है वितरण के रूप में 76% है, और शेष या उत्तरी भारत या जम्मू कश्मीर वगैरह इन सबको माने तो आपके है 24%। यही मैंने ये लिखा है, देखो प्रायद्वीपीय भारत में जनसंख्या वितरण 76% है, वो उत्तरी भारत में जनसंख्या वितरण 24% है ना, ठीक है। इसके बाद ये जनसंख्या का वितरण क्यों होता है, तो इसका क्या है महत्वपूर्ण कारण है, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है जो आगे दिए गए हैं। भूविन्यास, भूमि का विन्यास, जिस प्रकार से अगर उच्चावच के रूप में या फिर भूमि होगी तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, एक समतल भूमि होगी तो एक भूविन्यास। इसके बाद जल की उपलब्धता, देखो जल ही जीवन है, ठीक है। अगर जल नहीं है तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, तो जल की उपलब्धता और साथ में एक जलवायु दशा है, आपकी जलवायु के अनुसार आप कौन से माहौल में ढल सकते हो उसी अनुसार। तो ये मुख्य रूप से 3 कारक है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल वहां रहने के लिए, ठीक है। जनसंख्या वितरण को, है ना। इसके बाद सिंचाई के विकास, जैसे कि राजस्थान में, है ना, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता, जो कि झारखंड में कोयला क्षेत्र वगैरह, वो नदी घाटियां, दामोदर नदी घाटी वगैरह, ठीक है, जिसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ा था। फिर है परिवहन जाल, जो कि प्रायद्वीपीय राज्यों में है, अच्छा है। इनके एक टाइम था जब इस जगह पे ये जो राजस्थान जैसा कि मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे पहले जनसंख्या का वितरण नहीं था, लेकिन जैसे ही सिंचाई के साधन विकसित हो गए तो एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या का संकेंद्रण इन क्षेत्रों में हो गया। आपके राजस्थान, झारखंड और प्रायद्वीपीय राज्यों में सारे राज्य लगभग नीचे प्रायद्वीपीय वाले सारे, उनमें ये जनसंख्या का प्रतिशत या जनसंख्या वितरण इसी का अनुसार बढ़ा, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से, अगर देखो ये कारक तो जिम्मेदार रहते ही है, लेकिन किसी संख्या पे यदि कृषि का अगर उच्च उत्पादन के लिए अच्छी तकनीकी वगैरह मिल जाती है या फिर जलवायु अच्छी मिल जाती है, तो वो आपके जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण जनसंख्या वितरण को वहां पे जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। देखो इतना ही पढ़ना है आपको, जनसंख्या वितरण के बारे में आपका हो जाएगा, ठीक है। इतने ही पढ़ने से आपकी कोई भी राजस्थान का कोई भी एग्जाम है या फिर भारत का कोई भी एग्जाम है तो उससे आप हो जाओगे। इसके अलावा एक दो कोई आंकड़े हैं वो आप देख लेना, ठीक है। या फिर इसके बाद में जनसंख्या घनत्व अगला टॉपिक है। तो जनसंख्या घनत्व को अपन परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे, तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, एक इकाई क्षेत्र में, जैसा इकाई क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर लिया जा सकता है, इसमें अनुमानित रूप से व्यक्ति कितने रहते हैं वही होता है जनसंख्या घनत्व। इसके बाद में है जनसंख्या का घनत्व, जो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, दिल्ली जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी के रूप में है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के रूप में 11,297 प्रति व्यक्ति पाए जाते हैं। इसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, इसके बाद दूसरा पूछे तो पश्चिम बंगाल में, और तीसरा अगर राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश में। ये सारे के सारे अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि या सॉरी जनसंख्या घनत्व के रूप में किस प्रकार से देशों के है, सॉरी किस प्रकार राज्यों का क्रम है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश,
इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में, वही प्रायद्वीपीय भारत में, पर प्रायद्वीपीय भारत में जनसंख्या घनत्व तो केरल और तमिलनाडु है ना, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के रूप में। फिर देखो एक दिया गया है, अच्छे से फैक्ट दिया हुआ है, हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों, हिमालय प्रदेश उसके पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर, असम यहाँ पे आपका है ना सेवन सिस्टर ग्रुप में, असम को छोड़कर उत्तरी पूर्वी ये राज्यों और अपेक्षाकृत कम जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा कम है पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व है, मतलब यहाँ आपकी एक पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको पता होगा द्वीपों का समूह, इस एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जो भी आपके चंडीगढ़, पुडुचेरी वगैरह जितने भी आपके है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आपकी कायिक घनत्व या फिर कायिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र या कैसे ज्ञात किया जाता था, तो आपकी जो कुल भारत की जनसंख्या है उसमें से निवल रूप से या शुद्ध रूप से कृषि क्षेत्र कितना है, ठीक है, अगर उसमें से वो आप भाग दे दोगे या डिवाइड कर दोगे तो कायिक घनत्व आ जाएगा। इसके बाद में है कृषि घनत्व, तो कुल कृषि जनसंख्या मतलब कुल कृषि जनसंख्या जितना आपने वर्तमान वित्त वर्ष में जितना आपने जोत रखा है उसका आप अगर निवल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र में जो प्राप्त हुआ है उसमें जो आप डिवाइड करोगे तो एक कृषि घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आप जुड़े रहिए आगे के टॉपिक के लिए। अब अगले टॉपिक के रूप में अपन देखने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख पा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जैसे ही मैं हट जाता हूँ वगैरह तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो अपना अगला जो पहले अध्याय है उसका जो पहला ये अपन कर चुके थे जनसंख्या वितरण, फिर घनत्व कर सकते हैं, कर चुके हैं, अब वृद्धि देख लेंगे, थोड़ा सा संगठन देख लेंगे ये, ठीक है, और इसके अलावा मतलब किताब के अंदर धर्म से रिलेटेड अगर आंकड़े दे रखे हैं वो थोड़ी से आप देख लेना, क्योंकि सीधे आंकड़े है, इससे ज्यादा जो समझने की अच्छी चीज बातें थी वो सारी मैं 2 स्लाइडों के अंदर सारा लिख के आ चुका हूँ, ठीक है। अब जो अपना अगला है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, एक परिभाषा के रूप में दो समय बिंदुओं के मध्य एक समय अंतराल होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है जनसंख्या के अंदर वही लोगों की संख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। वर्तमान में जो जनसंख्या की वृद्धि है उसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है ना। जनसंख्या वृद्धि के घटक है प्राकृतिक भी है और आप भी प्रेरित है, बिल्कुल ये पूछे जा सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, तो प्राकृतिक और अभिप्रेरित। फिर भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दशकीय वृद्धि दर जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से दशकीय वृद्धि दर, तो इसका जो ज्ञात करने का सूत्र होता है ये कभी ना कभी आपके जो ऑप्शन से रिलेटेड बहुविकलात्मक सवाल होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें ऐसे पूछा जा सकता है, दशकीय वृद्धि दर ज्ञात करने का निम्न में से सूत्र है, तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, जिसमें मैंने दिया है P1 और P2 क्या है, तो P1 है आधार वर्ष की जनसंख्या, जिस वर्ष की जनसंख्या आप एक आधार वर्ष के रूप में मानते हैं उसकी जनसंख्या, और वर्तमान में जो जनसंख्या है उसे P2 से डिनोट या प्रदर्शित किया जाता है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि किस कारण से होती है, ठीक है, तो वार्षिक जन्म और मृत्यु दर तथा प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। एक तो देखो जनसंख्या वृद्धि होती है और इसके अलावा मृत्यु दर होती है वो बहुत कम होती है लेकिन प्रवास हो जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले एग्जाम में इससे निश्चित आप सवाल देखेंगे। तो जनसंख्या प्रावस्था 1901 से 1921 के मध्य 2 दशकों का समय है। इस अवस्था को आपके रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस ये वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, इस एक प्रावस्था में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, और 1911 से 1921 के मध्य एक दशक था, उस दशक के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर को भी देखा गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जन्म दर तक मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, ठीक है, दोनों ही ऊंचे थे, फिर भी ये स्थिर अवस्था रही थी क्योंकि एक वृद्धि दर उस हिसाब से नहीं था, ठीक है, बराबर के हिसाब से रुद्र रहा। फिर है प्रावस्था सेकंड या ख 1921 से 1951, जो आपके 3 दशक है वो ये है, और इस जो प्रावस्था है, प्रावस्था का इसका पूरा नाम जैसा बोल सकते हो स्थिर वृद्धि की अवधि, स्थिर वृद्धि की अवधि जनसंख्या प्रावस्था। स्वास्थ्य और स्वच्छता के व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को बिल्कुल कम कर दिया, अब मृत्यु दर बहुत ही कम है और जन्म दर बढ़ती जा रही है।
1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह दर प्रभावशाली रही। मतलब इस दशक के तहत आपको पता है एक पूरा देश एक महामंदी से झेल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध भी आपके हो चुका था। तो इस दौरान ये आपके एक प्रावस्था है जो इन दोनों से पूछी जा सकती है। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी प्रावस्था आपके ख में। फिर प्रावस्था ग है 1951 से 1981 के मध्य। इसे जनसंख्या की तीव्र या जनसंख्या विस्फोट की अवधि माना जाता है। मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर। ठीक है, औसत वार्षिक वृद्धि दर है 2.2 है, जो कि अनुमानित रूप से जो वृद्धि दर है आपके माना जाता है 1.64, लेकिन जनसंख्या प्रावस्था 3 है उसमें 2.2 आंकी गई। इसमें मुख्य रूप से कारण यह भी माना जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तिब्बतवासी बाहर के पाकिस्तान रोहिंग्या के रूप में अपने इलाके में आते जा रहे हैं और निवास करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जनसंख्या की विस्फोट की अवधि मानी जाती है। इसके बाद प्रावस्था घ है 1981 से वर्तमान तक की जो भी अवस्था है उसको अपन जनसंख्या प्रावस्था की ग अवस्था के रूप में मानेंगे। ठीक है, देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटती रही, तो इतना कोई इफेक्ट नहीं, अभी भी यही चल रहा है। ठीक है, फिर कुछ आंकड़े हैं जैसा कि विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट एक कहती है कि भारत के आने वाली जो वर्तमान चल रहा है 2025, इस समय भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ को स्पर्श कर लेगी। बहुत ही बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। इसका मतलब चीन को बिल्कुल रूप से पछाड़ दिया जाएगा। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताएं, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्मों से रिलेटेड और भाषा से रिलेटेड दिया गया है कि कौन कौन से भाषाई परिवार है वो ज्यादा मतलब किस स्थान पर एक ही जगह केंद्रित है, उन्हीं के बारे में बताया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको यही रखना है। एक ज्यादा नहीं तो राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था या भाषा के आधार पर राज्यों पर जब मांग उठी थी, तो वो टॉपिक आपको अगर आता है अच्छे से कि कहाँ कौन कौन सी भाषा से रिलेटेड कौन से राज्य विशेष है, तो वही कहा गया है कि क्षेत्रीय भिन्नता इसी प्रकार से है। ठीक है, इसके बाद 2-3 आंकड़े आप देख लीजिए। राष्ट्रीय युवा नीति जिसे NYP बोलते हैं फरवरी 2014 में प्रारंभ की गई। ओके, इससे सवाल बन सकता है। फिर भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता केंद्र, ये एक ऐसी विकास थी जिसमें युवा जो किशोर होते हैं उनको व्यवसाय से रिलेटेड विशेष प्रकार के कौशल दिए जाते हैं। ठीक है, अपने आगे के फ्यूचर के लिए, आगे के भविष्य के रूप में। इसके बाद वर्तमान में 10 से 19 वर्ष की आयु को जो किशोर कहा जाता है, इनका जो वर्तमान में अंश है वो 20.9% है पूरी भारत की जनसंख्या में। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, ये पूछा गया है। वैसे 4 भाषाई परिवार है, आपको चारों के नाम याद होने चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या में 73% है, वो आर्य है जिसे बोलता है भारतीय यूरोपीय। ठीक है, इस तरह से आपका पहला अध्याय पूरा होता है और अपन चलते हैं आगे के दूसरे अध्याय के अंदर। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए। अब अपन जो दूसरा आपका अध्याय है मानव बस्तियां। ठीक है, मानव बस्तियों के बारे में अपन रिवीजन कर रहे हैं, आपके लिए आप काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ये मैंने जितना बताया आप इतना अगर देख पाते हो तो मतलब आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है और आप हाफ ईयरली क्या ईयरली एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगर चीजें आपको सारी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है मानव की बसावट या मानव बस्तियां हैं। तो मानव बस्तियां किस किस प्रकार की होती है, उनमें कैसी बसावट होती है, उन्हीं के बारे में देखो। जस्ट जितना कोशिश कर रहे हैं इसी एक पूरे एक वीडियो के अंदर सारा का सारा आपको समेट लेना। ठीक है, और इसके अलावा पूरी तरह से अच्छे से रिवीजन करवाने का। देखो मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ लिखे हैं उससे संबंधित इस पार्ट के अंदर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ होता तो मैं वो भी नोट करवाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप हल्के फुल्का अगर लास्ट जाते वक्त अगर देख पाते हो तो अपने बुक को भी एक बार टटोल लेना, यही जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ मुख्य रूप से कुछ नहीं, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, इसके अलावा नगरों का विकास किस प्रकार हुआ उसके आधार पे है, और किसी कार्य क्षेत्र को लेकर किसी कार्य को या फिर किसी काम में कौन सा शहर अव्वल है या फिर वहां पे कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो शहर उसी नामों के आधार पर प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पे नामों का वर्गीकरण किया गया है। इसी के आधार पे देखो ये जो शुरुआत की चारों बस्तियां हैं जो मैंने लिखी है, इन चारों नाम के हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा गया गैरिसन या छावनी नगर,
तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब सबसे पहले है मानव बस्तियों में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो पहला है गुच्छित, जिसे बोलते हैं संकुलित अथवा आकेंद्रित। ठीक है, इस प्रकार की बस्तियों में ये गुच्छित प्रकार की बस्ती होती है, मतलब घर के पास बहुत सारे ऐसे मकान या घर होते हैं, एकदम गुच्छित अवस्था में लगते हैं, एकदम गुत्थे हुए लगते हैं। ठीक है, तो गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक शांत तथा संकुलित रूप से निर्मित होते हैं, इसीलिए इनको गुच्छित या फिर संकुलित या एक ही केंद्र पे केंद्रित होते हैं, इसीलिए उनको इन बस्तियों के नाम से जाना जाता है। इन और इनके आसपास जो रहन सहन और खेत खलिहान, खेत और कृषि मुख्य रूप से की जाती है, ये होते हैं गुच्छित, जिसमें आपकी गलियां जो मुख्य रूप से ज्यामितीय आकार, रेखिक आकार, अली आकार के रूप में आपने देखा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहरों की व्यवस्था थी, जिसमें एक मुख्य सड़क वगैरह एक चौराहे के रूप में, ग्रिड के रूप में काटते थे, और घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़कों की ओर न खुल के पीछे की सेकंड गलियों के अंदर या छोटी तंग गलियों के अंदर खोलते थे, है ना, वही सब कुछ। इसके बाद अपना अगला है, देखो, गुच्छित को इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर सेटलमेंट, और अब अर्थ गुच्छित है तो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। ये आप इंग्लिश का नाम याद करोगे तो आपको अच्छे से इसकी जो भी है परिभाषा के रूप में वो आप अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद में अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम, मतलब किसी एक छोटे से क्षेत्र पे सब सीमित हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अर्धगुच्छित। ठीक है, गुच्छित और अर्धगुच्छित किसी बड़े शहर गांव के स्वपृथकन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप, मतलब कोई बड़ा गांव था, उसका विखंड से अब किसी एक सीमित क्षेत्र पे लोग केंद्रित हो गए हैं, तो उसे बोलेंगे अर्धगुच्छित बस्तियां। इसके बाद में है पल्ली बस्तियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित सवाल जरूर बनने वाला है। तो कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती हैं, किंतु उनका नाम एक ही होता है। ठीक है, एक ही नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अलग अलग इकाइयों में बढ़ जाते हैं। 10 घर कहीं और, 10 कहीं और, 20 कहीं और, 50 कहीं और, मतलब वो पूरा एक ही नगर या एक ही क्षेत्र होता है, नाम तो, लेकिन वो होता पूरा अलग अलग है। इसके बाद में आपका जो अगला है, जिसे बोलते हैं पल्ली को हेमल्टेड सेटलमेंट। फिर अगला आपका जो है चौथी परिसित बस्तियां, जिसे डिस्पर्स सेटलमेंट। भारत में परिसित अथवा एकाकी बस्तियां होती है जो सुदूर जंगलों में होती है। आपने देखा होगा आदि मानव कैसे रहता था, झोपड़ियों के अंदर वृक्षों की छाल से अपने तन को ढकना वगैरह, छोटी छोटी झोपड़ियां पेड़ों के ऊपर बना देता था जंगली जानवरों से बचने के लिए। और आजकल भी आपने देखा होगा, महानगरों से थोड़ा सा दूर आप गांव में जाओगे तो झोपड़ियां नुमा एकाकी झोपड़ी, एक झोपड़ी कहीं और है, एक कहीं और अगली दूसरी है। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा, यही कुछ होता है। फिर नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों की विपरीत तो बस्तियां होती हैं, उनको ही नगरीय बस्तियों के नाम से जाना जाता है। मतलब जिस प्रकार ग्रामीण इलाके होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है, उसी प्रकार अगर उसके विपरीत अपन शहरी या फिर नगरीय बस्तियों में देखें तो काफी पानी की अच्छी व्यवस्था वगैरह, और दुकान वगैरह, जो भी अपन को राशन का सामान वगैरह चाहिए, वो सारा उसी नगर के अंदर मिल जाता है ना। इसके बाद में भारत में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो प्राचीन काल से ही, जब से अपन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता काल से अपन जैसे देखते आ रहे हैं, सब कुछ तो था ही, तो उसके बाद नगरों का विकास उसी श्रेणी क्रम में देखो। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जो नगर होते थे उनको प्राचीन नगरों के नाम से जाना जाता था, जैसे प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना और मदुरई आदि। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ऐसे याद रखना है। इसके बाद में मध्यकालीन वही राजपूतों का काल, रजवाड़ों का काल। उस समय ये नगर कोई दुर्ग होते थे, राजा महाराजाओं के पहले राज्य के शासन के रूप में, एक राजधानी के रूप में, उन्हीं से समझ देखो। प्राचीन नगरों के जैसे खंडर होते थे, उन्हीं को भी, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत काल देखो, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 5 महान वंश आते हैं जो बारी बारी से यहाँ शासन करते हैं, वही है ना। हैदराबाद, जयपुर, ठीक है, गुलाबी नगर के रूप में, लखनऊ, ठीक है, नवाबों की नगरी, ठीक है, आगरा और नागपुर। इसके बाद में आधुनिक नगर, अंग्रेज और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक प्रकार के नगरों का विकास किया। ठीक है, तो वो नगर थे पहले तो देखो एक उद्योगों के रूप में किया, तो सूरत, दमन, गोवा, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की उद्योग इकाइयां लगाई गई, और इसके बाद में उनको एक महानगर के रूप में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के रूप में विस्तृत रूप से अपने औद्योगिक इकाइयों को लगाया गया है ना, ऐसा ही याद रखना आपको। अब नगरों के कार्य के हिसाब से प्रकार्यात्मक वर्गीकरण।
प्रशासन मतलब प्रशासन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं किसी नगर से, उस नगर के क्षेत्र को अपन प्रशासन नगर कहते हैं। जैसे दिल्ली दिल्ली अपने देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े कार्य सारे प्रशासन से रिलेटेड वहीं सारे बैठते हैं अधिकारी गण, है ना। इसके बाद औद्योगिक नगर, जिसे अपन मुंबई कहते हैं। भारत भारत की औद्योगिक नगरी के रूप में मुंबई जाना जाता है ना। मुंबई में सारे उद्योग एक ही जगह पे केंद्रित है, उसी प्रकार। फिर है परिवहन नगर, तो परिवहन के रूप में जैसे ऐसा मान सकते हो पतन या बंदरगाह के रूप में ऐसे नगर जहाँ माल की आवाजाही वगैरह होती है या परिवहन के साधन ज्यादा ज्यादा संचालित होते हो, तो परिवहन नगर या जैसे कांडला, है ना। फिर अगला अपना है वाणिज्य नगर, जो कि है कोलकाता में। देखो ये नाम से, ये वाणिज्य यानी व्यापार से संबंधित। फिर है खनन, जो खनन की क्रियाओं से संबंधित रानीगंज और झरिया जो कोयले के मुख्य रूप से क्षेत्र है, तो ये नगर उन्हीं खनन क्षेत्रों के आधार पर उनके नगर है, खनन क्षेत्र के रूप में, है ना, खनन नगर। फिर है गैरीसन, ये पूछा भी गया है, गैरीसन नगर किसे कहा जाता है, या छावनी। तो किसी देश के अंदर उसकी मुख्य रूप से जो सेनाओं की जो छावनियां आती है, वो कहीं मतलब एक जगह पे केंद्रित होती है, तो उसी आधार पे उसके नाम हो जाता है गैरीसन या छावनी नगर। जैसे अंबाला और जालंधर पंजाब में है वही, ठीक है। इसके बाद में धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, तो लोगों की आस्था से जुड़े विभिन्न प्रकार के केंद्र हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा। इसके अलावा आप ऋषिकेश देख लो, वर्तमान में देख लो केदारनाथ। तो लोग अपनी आस्था से, धर्म से जुड़े हुए हैं, उन सबको अच्छे से देखते हैं। और अपन का बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है आपके जसदेव तालाब, जो कि बहुत ही अच्छे से माना जाता है, और लोग उसमें एक विशेष प्रकार का एक धार्मिक केंद्र मानते हैं, है ना। इसके बाद में है आपके शैक्षिक नगर, वो देखो आईआईटी से संबंधित, आईआईटी रुड़की वगैरह, आपने अच्छे से आईआईटी भारत में है बहुत सारे, तो रुड़की वाराणसी वगैरह जो शैक्षिक, अपने राजस्थान में कहे तो कोटा को अपन शैक्षिक नगरी कहा कह सकते हैं। इसके बाद में है पर्यटन नगर, नैनीताल, मसूरी, इसके बाद ऊटी, शिमला, ठीक है। तो वो सारे हिल स्टेशन जहाँ घूमने पे एक अच्छा महसूस किया जाता है और एक थकान से अपन राहत पाते हैं, तो वही नगर। इसके बाद में एक अपन का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया, स्मार्ट सिटी मिशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है। इस मिशन के तहत एक विशेष प्रकार से किया जाता है, आपके सिटी को इंगित किया जाता है, फिर इस सिटी में अच्छे से उसको किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, इंदौर जो यूपी का एक शहर है, वो कि विश्व में आपने पूरे भारत में नंबर 1 पे स्मार्ट सिटी में टॉप पे है, स्वच्छ शहर के रूप में। तो ऐसे ही शहर को लिया जाता है और शहर को एकदम एकदम पूरी सुविधाओं के साथ एकदम स्वच्छ रखा जाता है, एकदम एकदम स्वस्थ दुरुस्त, और सारी सुविधाएं चिकित्सा से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड सारी सुविधाएं उस शहर में एक ही एकदम एकदम पास में सुलभ होती है। उसे ही अपन स्मार्ट सिटी मिशन कहा जाता है। इसी प्रकार ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाता है। अपन तीसरे टॉपिक से बात करते हैं भू संसाधन। अब आगे इस अध्याय में अपन भू संसाधन तथा कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भू संसाधन मतलब वो संसाधन का अर्थ वैसे होता है प्रकृति से प्राप्त हुए सभी चीजें या फिर वस्तुएं पदार्थ जो मानव के उपयोग में आती है, वो संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। और संसाधन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें भू संसाधन के अपन उपयोग पढ़ेंगे, और भू राजस्व आयोग द्वारा जो उपयोग दिए गए हैं वो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, फसलों के प्रकार खरीफ, रबी, जायद, वो पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो अनाज के रूप में खाद्यान्न अनाज है, वो मोटे अनाज है, तिलहन के रूप में है, ठीक है। तो मुख्य रूप से चावल, गेहूं वगैरह उनके बारे में अपन ना पढ़ने वाले हैं। और उनका सीधा सवाल आएगा, चावल के लिए उपयुक्त जलवायु कहाँ उत्पन्न होती है, या फिर किस राज्य में सर्वाधिक होता है, या क्या कौन कौन सी जलवायु उत्तरदायी है चावल उत्पादन के लिए, ओके। तो भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाए गए भू उपयोग या भूमि के उपयोग किस प्रकार है, तो इनको मुख्य रूप से आपकी 9 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। 9 कैटेगरी वो कौन कौन सी है, वनों के अधीन क्षेत्र जहां जंगल होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट। बंजर व व्यर्थ भूमि, ऐसी भूमि है जो वेस्ट लैंड के रूप में एकदम व्यर्थ होती है, कोई काम की नहीं होती। 2, फिर तीसरी है गैर कृषि कार्यों में उपयोग, मतलब कृषि के अलावा कोई भी कार्य ले सकते हैं, लेकिन कृषि जोतने के रूप में या सिंचाई के रूप में नहीं की जा रही है। इसके अलावा आपके है स्थायी चारागाह क्षेत्र, पशुपालन के चरने के स्थान, जो घूमने के स्थान होते हैं वो चारागाह। इसके बाद विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत बाग बगीचे गार्डन वगैरह जो भी बनते हैं उनके अंतर्गत जो
आपके भूमि। इसके बाद में कृषि योग्य वृत्त भूमि, जो पहले कृषि की जाती थी लेकिन वर्तमान में वो कृषि अयोग्य या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के रूप में पड़ी है। ठीक है। अब है वर्तमान प्रतिभूमि, कई सालों से पड़त भूमि पड़ी रहती है वही। फिर पुरातन प्रतिभूमि, ये भी चलो ये है वर्तमान में पड़त भूमि पड़ी है वो, और ये कई सालों से पड़त भूमि है जिसे पुरातन प्रतिभूमि से जाना जाता है। और निकल बोया गया क्षेत्र, कुल सिंचित रूप से बोया गया क्षेत्र कितना होता है कृषि के रूप में वो। तो ये आपको याद होने चाहिए। भू राजस्व अभिलेखा के अनुसार निम्न में से भूमि का वर्गीकरण नहीं है, ऐसा सवाल आ सकता है ना। फिर अगला सवाल है साझा संपत्ति संसाधन। वैसे तो ये संपत्ति के रूप में संसाधनों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक पर्सनल रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से, वो केवल खुद के लिए उपयोग करेगा। एक साझा संपत्ति संसाधन, इसका मतलब होता है वही सारे संसाधन जिसका प्रयोग सभी लोग एक सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं। जैसे पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे वगैरह जो जंगलों में मिलते हैं, वो लगभग सभी के लिए होती है साझा संपत्ति के रूप में संसाधन। अब अपन पढ़ेंगे भारत में फसलें। ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, या निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, या फिर इनकी बुआई कब की जाती है, ये खरीफ की फसल कौन से कटिबंध के अंतर्गत आती है, वगैरह वगैरह सवाल आते हैं। जैसे भारत में फसलें खरीफ की फसल, ये अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून, देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये आपके, मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दे रहा हूँ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये मैं भारत के लिए प्रायद्वीप पे भारतीय बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं बना रहा हूँ। यहाँ आपकी रहती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके पास आस पास में जो आपकी रहती है व्यापारिक पवनें रहती है। कैसी रहती है? व्यापारिक पवनें रहती है। ये व्यापारिक पवनों की ये दिशा होती है, इसी दिशा के अंदर रहती है। और भारत के जस्ट नीचे और इसके अलावा भूमध्य रेखा के आसपास हिंद महासागर रहता है ना, हिंद महासागर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब सक्रिय होता है तब भारत के अंदर लो प्रेशर होता है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ हाई प्रेशर होता है। तो जो भारत का जो मैदान होता है या उत्तर का विशाल मैदान है, जो इस व्यापारिक किरण है, व्यापारिक व्यापारिक पवने, ठीक है, इन व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण यहाँ पूरे में लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है, जिसकी वजह से एक आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, जिसकी वजह से आपको पता ही होगा जब यहाँ आके ये मानसून दो भागों में विभक्त हो जाता है, अरब सागर की शाखा से और बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अरब सागर में ये शाखा मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में जाती है, जिसमें पहली जो आपके इसकी जो शाखा होती है, जो कि इसके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पे बरसात करती है, और इसका शेष भाग यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश रहता है। इसके बाद जो इसकी दूसरी शाखा है, जो आपके मुंबई के आसपास के इलाकों से टकराती हुई ये मध्य भारत में जाती है, और झारखंड तक ये झारखंड तक आपकी जाती है। झारखंड वही झारखंड के जो क्षेत्र है ना, जो दामोदर नदी घाटी, यहाँ की 15% वर्षा करती है। इसके बाद जो लास्ट है आपकी, जो तीसरी शाखा है अरब सागर की, वो आपके महाराष्ट्र सॉरी कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र से टकराते हुए ये आपके पश्चिमी राजस्थान के अरावली के समानांतर ये निकल के आगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला तक ये बारिश करती है। ठीक है। इसके बाद में इसकी दूसरी शाखा है, जो कि आपके बंगाल की खाड़ी से निकलती है, जो कि आपको पता होगा यहाँ पूर्वोत्तर राज्य होगा, तो यहाँ बांग्लादेश से टकरा कर यहाँ बारिश करती है, और इसकी आगे शाखा चली जाती है। यहाँ आपका पड़ोसी देश है म्यांमार, है ना, म्यांमार। म्यांमार है, म्यांमार से ये अराकान यूमा एक पहाड़ी है, उससे विक्षेपित हो जाती है, और शेष भारत और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य में जाके आगे ये फिर से दो भागों में हो जाती है, गंगा के मैदान में चली जाती है, और इसके अलावा शेष भारत में, और यहाँ पूरी बारिश कर देती है। तो ये होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये सामान्यतः खरीफ फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है, और इसके बाद मुख्य रूप से चावल, कपास, जूट, बाजरा और अरहर, ये उष्णकटिबंधीय पौधे हैं जो इस प्रकार की फसलों में बोए जाते हैं। अब अगला है आपका रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर, अभी अपना शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर से शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च और अप्रैल में समाप्त या काट ली जाती है। ठीक है। तो है आपकी रबी की फसल। ये भी पूछा जाता है कौन कौन सी मुख्य रूप से रबी फसलें हैं, तो गेहूं, चना, सरसों, ये कम तापमान और शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं, है ना, ऐसा ही पूछा जाएगा। इसके बाद
जायद फसल या अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु, ये रबी की फसल की कटाई के जस्ट बाद काम की जाती है। इसमें मुख्य रूप से सब्जियां, खीरे, ककड़ी, तरबूज, खरबूज वगैरह सब कुछ आते हैं। ठीक है। फिर है कृषि के प्रकार। आर्द्रता के आधार पर, ठीक है, आर्द्रता के आधार पर या स्रोत के आधार पर इसको मुख्य रूप से सिंचित कृषि, जो मतलब सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की जाती है, और इसके अलावा वर्षा निर्भर, जब बारिश होगी तो वर्षा, आपको पता ही होगा 4 महीने वर्षा का एक ऋतु का काल होता है। उस समय जो वर्षा निर्भर कृषि है जो एक ही बार की जाती है, जिसी को ही बारहवीं कृषि के नाम से जाना जाता है। और एक कृषि होती है सिंचित कृषि, जिसमें सिंचाई के साधनों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके बाद अपन का शुरू हो जाता है अगला टॉपिक के रूप में अनाज। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पे केवल अनाज बोया जाता है ना। भारत विश्व का 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरा देश है, मतलब तीसरा देश है जो अनाज या मोटे अनाज के रूप में उत्तम उत्तम अनाज पैदा करता है, उत्पन्न करता है। अब उत्तम अनाज कौन कौन से? चावल और गेहूं है, चावल और गेहूं है। इसके अलावा मोटे अनाज, देखो ये प्रश्न आता है मोटे अनाज में कौन है और कौन शामिल नहीं। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी है ना। इसके बाद में आपका है, अब शुरू हो जाएंगे चावल अरहर के रूप में, इसके अलावा गेहूं, ठीक है, तिलहन वगैरह सब कुछ। भारत की अधिकतर जनसंख्या का भोजन है वो चावल है। इस एक ये एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र फसल के रूप में, या फिर एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है ये। इसकी वर्तमान में 3000 से भी अधिक किस्में हैं, मतलब 3000 से अधिक प्रकार की चावल की किस्में हैं पूरे विश्व में या भारत में। फिर चावल उत्पादक देश मुख्य रूप से राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, इन क्षेत्रों में ये उत्पादित किया जाता है। दक्षिणी राज्य मुख्य रूप से एक राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। यहाँ जलवायु कुछ इसी प्रकार की है, चावल के अनुकूल है, इसीलिए उसमें एक ही वर्ष में कम से कम 3 फसलें ले ली जाती है चावल से संबंधित। तो पूछा जा सकता है ओस, अमन, ये बोरो का क्या है? ये जो पश्चिम बंगाल में चावल की एक किस्में हैं जो 3 प्रकार से फसल ली जाती है एक ही कृषि वर्ष में। इसके बाद भारत विश्व का 22.7% प्रतिशत चावल उत्पादन करता है। इसके बाद मतलब चीन के बाद चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये मुख्य रूप से है। लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या चावल मुख्य रूप से, चावल पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से पहले उगाए जाते थे या बाद में? तो पारंपरिक रूप से माना जाता है पंजाब और हरियाणा में ऐसी दशा या जलवायु नहीं थी, इसलिए चावल नहीं उगाया जाता था। लेकिन एक हरित क्रांति आती है जिसे माना जाता है एम एस स्वामीनाथन के रूप में, एम एस स्वामीनाथन के रूप में इन्होंने हरित क्रांति पर काफी बल दिया। और इसके बाद में, और विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? आप कमेंट करोगे, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। वैसे नॉर्मन ई और लोग होता है नाम का, ठीक है, जो हरित क्रांति गेहूं की फसल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और एक दो राज्यों में पंजाब और हरियाणा पहले शुरू की जाती है। इसके बाद उसकी काफी अच्छे रिजल्ट मिलने के बाद ये पूरे विश्व में, सॉरी पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इसको लागू कर दिया जाता है। हरित क्रांति से पंजाब और हरियाणा में आपकी चावल उत्पादन शुरू होता है ना। तो इसी प्रकार से ये आपका ये क्लास रहेगी। जैसे आगे आप बढ़ते जाओगे, अब तो चावल के बाद आपका दूसरा जो भी गेहूं वगैरह टॉपिक है वो आगे आगे आता जाएगा। आगे अपन देखेंगे आपके चावल के बाद गेहूं फसल। तो भारत में चावल के बाद दूसरा प्रमुख अनाज आपके गेहूं है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादन करता है 2017 के आंकड़ों के अनुसार। इसके बाद ये शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। इसके बाद इसे शरद या रबी ऋतु में बोया जाता है। 85% क्षेत्र उत्तरी भारत के मध्य भाग में केंद्रित है, मतलब चाय जो है, सॉरी जो गेहूं जो है वो उत्तरी भारत में मध्य केंद्रित वही ज्यादा उगाया जाता है, उत्तर के विशाल मैदान जलोढ़ के रूप में। सिंचाई की सुविधा वाले भागों में उगाया जाता है, इसीलिए ये रबी की फसल के दौरान ही होता है। प्रमुख उत्पादक राज्य है यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 14% भाग पे, देखो ये सारे आपको आंकड़े याद होने चाहिए। ये कौन सी एक विशेष प्रकार की आपके जलवायु है, कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, ये सारे आंकड़े हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और कौन कौन से उत्पादक राज्य है ये भी आपको याद रखने हैं कि हर एग्जाम में
एक टॉपिक बेस्ड सवाल बनते हैं, है ना। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता अधिक हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अपना अगला है जो मोटे अनाज के रूप में है, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के ज्वार जो 16.5 भाग में मोटा अनाज कुल बोया जाता है, उसके 5.3 और 5.3% पे केवल ज्वार बोया जाता है। दक्षिण एवं मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। उत्पादक राज्य कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, और इसके अलावा ये रबी और खरीफ दोनों में होती है आपकी ज्वार की फसल। इसके बाद में जो आपका है बाजरा, भारत के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भागों में गर्म व शुष्क जलवायु है रूप में ये बोया जाता है, और ये एकल या मिश्रित, इसे एक फसल में भी बोया जा सकता है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मोठ है उसके साथ में बोया जा सकता है। ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.9% भाग में बोया जाता है। उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा है। इसके बाद वर्षा पर निर्भर फसल होने का राजस्थान में कम होती है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार फसल आती है। गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधा के विस्तार से पैदावार में वृद्धि हुई है। फिर है मक्का, एक खाद्य तथा चारा दोनों फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है मक्के का। निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियां इसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए तो बहुत है। देश के कुल बोए हुए क्षेत्र के 3.6% भाग में मक्का उत्पादन होता है। उत्पादक राज्य है कर्नाटक, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और एमपी। इसके बाद में सॉरी अपनी दो बार लिखा है मैंने, ठीक है, एमपी, ठीक है। इसके बाद में आपका है इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है, मतलब दक्षिण से होते होते जैसे ऊपर जाते हैं उत्तरी भारत की ओर इसकी पैदावार में कमी होती जाती है। फिर दालें शुरू हो जाता है। प्रोटीन का एक प्रचुर मात्रा में स्रोत माना जाता है। ये फलीदार होती है जिसके इसकी जड़ों में एक नाइट्रोजन यौगिकन के रूप में प्राकृतिक रूप से जमीन की उर्वरकता शक्ति में बढ़ोतरी करती है। और दालें, जिसमें पहली दाल हमने ली है, और कुल दालों का जो प्रतिशत है 11% है, ठीक है, कुल देश के बोए गए क्षेत्र पे। चना है, पहली फसल है, उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो कि वर्षा पर आधारित है। इसकी केवल एक ही बार अगर फसल इस पे सिंचाई की जाए, हल्की बौछारें, वो चने के लिए काफी है। ये एक रबी की फसल है। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने के फसल के क्षेत्रों में कमी हुई, क्योंकि चने के स्थान पर लोगों ने वहां पे गेहूं उगाना शुरू कर दिया। हरित क्रांति के रूप में ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद उत्पादक राज्य है एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, और देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 2.8% है। इसके अलावा थोड़े और बच जाते हैं, ज्यादा अपन क्लास लंबी नहीं लेंगे, नहीं तो आपका देखने का या फिर सुनने का मूड नहीं होगा। इसीलिए आज अपने लगभग 3 पार्ट कर दिए हैं। एक दो हेडिंग बची है पीछे जो अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे। जैसे तैसे करके आपका जो 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा और इसके अलावा वार्षिक परीक्षा और आने वाले सभी एग्जामों में रीट, तृतीय श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी, और इसके अलावा राजस्थान की किसी भी एग्जाम में जो मैंने जो टॉपिक करवा रहा हूँ, ये अगर कहीं पर भी सिलेबस में है तो सभी के लिए रामबाण है, इसी से सवाल आने वाले हैं, ठीक है। सीधा लाइन पूछता है। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ, उससे पहले चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ, और फिर आपके एक परिचालक का एग्जाम हुआ। तीनों में ही 12वीं क्लास है, इसी के एकदम हूबहू सवाल पूछे गए। तो मैं आपको आने वाले आगे जैसे टॉपिक होते जाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि ये सवाल सीधा पूछा गया एग्जाम के अंदर। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। आप इस जो एक घंटे से भी कम टाइम का जो एक वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखिए, सारा रिविजन कीजिए। ये ऐसा है कि आप एक किताब को कितनी देर में पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन ये वीडियो है, इस वीडियो को आप अच्छे से सुनकर अगर ईयरफोन लगा के अपने ईयरबड्स के रूप में आप अगर अच्छे से सुनते हो तो आपको सारा पता चल जाता है। एक कम नोट्स के रूप में एक अच्छा मैटर है जो आपको उपलब्ध हो जाता है ना। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए और अपनी क्लासों के माध्यम से क्लासें देखते रहिए। ये क्लासें आने वाले समय में आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। और जब भी जैसे ही आपका ये ईयरली का या हाफ ईयरली का एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अपनी क्लास के अंदर से सवाल रूबरू पूछेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी साथियों को मेरा आज आपसे, चलो कल जो आपने क्लास दिया था उसमें भू संसाधन तथा कृषि से संबंधित कुछ थोड़ा सा रह गया था 2 पीपीटी के रूप में।
ये बीपीटी होने के बाद एक बीपीटी और रहेगी आपकी, जिसमें आपका सारा कवर हो जाएगा तीसरा पार्ट, है ना। इसके बाद कुल मिला के इसमें 9 पार्ट है, तीसरा पार्ट अभी हो जाएगा और चौथा जस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट वैसे आगे ये हो जाएंगे, तो ऐसे मिलकर 5 हो जाएंगे। फिर दो 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 करेंगे या फिर एक ही दिन में एक क्लास और लगाएंगे, जैसे सारा आपके आ जाएगा। और 3 क्लासें या 2 क्लासें अगली किताब एक आपकी और है, वो लगा के आपका 12वीं का सिलेबस एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन के रूप में, और आपको एकदम रिवीजन की फॉर्मेट के रूप में लिख रखा है। अगर आप भी, आपके पास 18 फरवरी के बाद एग्जाम है आपका वार्षिक का, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और सारा एकदम एकदम कंटेस्ट बाय कंटेस्ट एकदम लाइन टू लाइन एकदम लिख रखा है, और ये आने वाले एग्जाम में आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं अपना शुरू कर रहा हूँ। कल अपने जो लास्ट किया था वो चना किया था ना, चना अपन ने दलहन शुरू की थी, दलहन में पहला चना कर दिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं अरहर या तुअर की दाल, है ना, अरहर या तुअर की दाल। तो ये देश की दूसरी प्रमुख फसल के रूप में दाल फसल है, ठीक है। तो इसके अलावा कल अपन ने पढ़ा था चना, तो चना प्रथम है। इसके बाद इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तुअर, दलहन को, जो तुअर है उसे दलहन के रूप में एक पिजन पी या लाल चना कहा जा सकता है। देखो, चने को लाल चना नहीं कहा जाता, तुअर को कहा जाता है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है, जो कि आपके मॉडल वगैरह पेपरों में ये दे रखा है सेम, ठीक है। तो देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित, मतलब ये जो क्षेत्र जैसे दे रखा है देश के मध्य भाग, जैसे गंगा, वो उसका गंगा, और इसके अलावा हिमालय, हिमालय से निकलने वाली नदियां के द्वारा जो विशाल मैदान का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं मध्य तथा दक्षिणी राज्यों। दक्षिणी वही राज्य भी भारत के राज्यों के मध्य ये एक वर्षा आधारित है। जैसे ही वर्षा होगी तो ही इस तुअर की दाल के रूप में उसका आपके सिंचाई के रूप में या फिर उत्पादन करवाया जाएगा, है ना, वर्षा आधारित। इसके बाद कुल बोए गए भाग के, मतलब अगर संपूर्ण क्षेत्र पे अगर दलहन बोई जाती है तो उसका जो 2% भाग पे अरहर या तुअर की दाल को बोया जाता है ना, ठीक है। इसके बाद देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग केवल महाराष्ट्र उत्पादन करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आने वाले कंपटीशन के रूप में पूछा जा सकता है कि तुअर के उत्पादन के रूप में देश का अग्रणी राज्य कौन सा, अग्रणी राज्य कौन सा है, मतलब 1/3 उत्पादन करता, मतलब अग्रणी राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद अन्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश। आपको अरहर में इतना ही पढ़ना है, आपकी किताब में काफी सारा दे रखा है, आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको मुख्य मुख्य जो आपके बोर्ड के हिसाब से और आने वाले एग्जाम के रिलेटेड जो सवाल है वही आपको देखना है। इसके बाद दलहन पूरा हो जाता है, फिर तिलहन शुरू करते हैं ना। तिलहन मतलब खाद्य तेल, आप खाते हो ना घर पे, फॉर्चून, किंग वगैरह किसी भी प्रकार के अन्य जो भी ब्रांड है, ठीक है, उन ब्रांडों पे आप खाते हो ना तेल, उसे अपन तिलहन के रूप में देखते हैं। तो खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन का उत्पादन किया जाता है, और ये मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात और राजस्थान के शुष्क भागों में। देखो, शुष्क भाग का मतलब यहाँ यही रहेगा, वर्षा ऋतु होगी, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होंगे, वर्षा ऋतु होगी तो ही उसकी पैदावार होगी, ठीक है। और इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र है, ओके। और ये राज्यों का भी नाम साथ में है तो राज्य है। अब कुल देश के बोए गए कुल तिलहन में 14% भाग ये तिलहन के रूप में बोया जाता है। तिलहन का वैसे बहुत विस्तार है, मूंगफली है, तारामीरा है, सरसों है, राई है, ठीक है, तो ये सारे के सारे है, उन सबको कहा जाता है तिलहन के रूप में, जिनका तेल बनाया जाता है ना। प्रमुख तिलहन फसल मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी, है ना। सूरजमुखी का पौधा हाथ लगाते कैसे एकदम सिमट जाता है, वही, ठीक है। तो अपन की जो पहली तिलहन के रूप में है वो आपकी मूंगफली है। भारत विश्व में 18.8%, ठीक है, भाग जो एक मूंगफली का उत्पादन है 2018 के अनुसार कौन करता है, भारत। अगर 100% विश्व का माने तो उसमें 18.8% मूंगफली का उत्पादन है वो भारत में होता है। फिर मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल, मतलब वही मैंने कल बताया था, फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद या फिर सब्जी के रूप में, ठीक है। तो ये ऋतु आधारित होती है, इसमें है खरीफ, खरीफ की फसल जब बोई जाएगी उसी के समय इसको भी बोया जाएगा। और इसके बाद में ये रबी की फसल के रूप, रबी मतलब सियाड़ू, सियाड़ू मतलब शरद ऋतु में बोई जाने वाली फसल,
जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से वर्षा ऋतु जो सर्दियों में होती है उसमें बोई जाती है, मतलब गेहूं के साथ, है ना, मूंगफली को भी। इसके बाद देश के कुल उत्पादन में 3.6% भाग भी आपके मूंगफली का एकदम सिंचित क्षेत्र किया जाता है, उत्पादन लिया जाता है ना। ये आपके हो गया। इसके बाद एक और है, ये किन किन राज्यों के अंदर है, तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी राज्य है। मतलब ऐसे तो एक दो राज्य और होंगे, लेकिन अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इन्हीं राज्यों में किया जाता है। ओके। इसके बाद आपकी मुख्य रूप से ये जो तिलहन है, मूंगफली के बाद में तोरिया व सरसों। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित है। कौन कौन से अभी, तो राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा। देखो प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएगा, तोरिया व सरसों में शामिल किए जाते हैं तिलहन, ठीक है। तो राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा। इसके बाद ये उष्ण कटिबंधीय फसलें हैं, ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना। बस मेन पॉइंट यही है, मुख्य रूप से फसलें कौन सी है, कौन से राज्य है, और इसके लिए उत्पादन के रूप में जलवायु कौन सी सही है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत के मध्य तथा उत्तर पश्चिमी भाग में रबी की फसल के रूप में इसे तोरिया व सरसों को बोया जाता है, और ये पाला बिल्कुल भी सहन नहीं करती। अब आप पाले से आप समझते होंगे, सर्दियों की ऋतु में आपने आमतौर पर देखा होगा छोटे छोटे जो वृक्षनुमा छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों पे कुछ पानी की बूंदे आपको रात को जैसे मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में देखते हो एक बिंदु रूप में, है ना। तो वो बिल्कुल अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये फसल एक कोई काम की नहीं, मतलब ये अच्छी पैदावार नहीं कर पाएगी। इसके बाद इनके उत्पादन का एक तिहाई भाग, चलो राजस्थान ने तोरिया ये मुख्य रूप से चार फसल है, इसमें अपना एक तिहाई हिस्सा देता है पूरे भारत को। तो राजस्थान से और अन्य प्रमुख राज्य है हरियाणा व मध्य प्रदेश। इसके बाद प्रति हेक्टेयर के रूप में देखो, ये क्षेत्र विशेष में कहीं और थोड़ी बोई जाती है, वो तो अपन की राजस्थान वगैरह कह सकते हैं, और इसके अलावा हरियाणा और मध्य प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर के आधार पे एक हेक्टेयर एक हम भूमि मापने का एक इकाई के रूप में अपन मान सकते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादक के रूप में हरियाणा व पंजाब में इसका अच्छा खासा अग्रणी राज्यों के रूप में एक उत्पादन किया जाता है, तोरिया व सरसों का, है ना। इसके बाद में ये आपका हो जाता है, फिर तिलहन होता है। अन्य तिलहन के रूप में तिलहन दो देखी मैन 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 इसके बाद सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन के रूप में है। ये अधिकतर एमपी यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर लगभग देश का 90% भाग सोयाबीन देता है। मतलब सोयाबीन का अगर माने कि 90% या अधिकांश हिस्सा कौन से राज्य देते हैं, तो आपके एमपी और महाराष्ट्र। ओके। इसके बाद में सूरजमुखी की फसल मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होती है, तो राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इसके बाद में शुरू हो जाता है रेशेदार फसल के रूप में, जिसमें अपन रबर, जूट वगैरह आपने देखा होगा। आमतौर पर घरों में जो थैलियां वगैरह या फिर पहले मुड़ी या फिर बोरी बोला जाता था, वो जिनसे बनती थी। इसके अलावा रुई, कपास वगैरह वो सारी रेशेदार फसलें उनको अपन शुरू कर रहे हैं। जैसे कि पहला दिया है कपास, ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, और खरीफ की ऋतु के रूप में जब खरीफ की फसलें आमतौर पर बोई जाती है, उसी के अनुसार इस रेशेदार फसल कपास को बोया जाता है। इसके बाद भारत छोटे रेशे वाले, देखो भारत में जो कपास उत्पादन होता है वो दो तरीके का होता है। कैसे, भारत में उत्पन्न होने वाली पहले जो कपास होती थी वो छोटे रेशे होते थे, मतलब उसके तंतु बहुत छोटे छोटे होते थे। जबकि एक अमेरिकन नाम की एक कपास है जिसकी रेशे और तंतु बहुत बड़े बड़े होते थे। तो भारत में इन दोनों प्रकार की एक उपलब्धि के रूप में दोनों प्रकार के आपके कपास उत्पादन किया जाता है, अमेरिकन और भारतीय दोनों। इसके बाद अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भागों में नरमा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है, नरमा से क्या आशय है ना। फिर ऑप्शन दिए होंगे कि कपास के रूप में कपास कहा जाता है, तिलहन को कहा जाता है, या फिर राई को कहा जाता है। तो आप उसमें से सिर्फ कपास को ढूंढोगे, वो भी अमेरिकन के अधिकतर उत्तर पश्चिम भाग। देखो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये मरुस्थलीय क्षेत्र है उसी में, ठीक है। और इसके अलावा उत्तरी जो राज्य है, चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है उत्पादन के क्षेत्र में कपास में। इसके बाद कपास पर फूल आने पर आकाश बादल रहित होने चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आपको कपास स्वच्छ और अच्छा चाहिए, ठीक है, तो बादल रहित होने चाहिए पूरा आकाश। अगर गगन के अंदर नभ के अंदर एक भी बादल हुआ तो कपास की जो मात्रा होगी वो स्वच्छ नहीं प्राप्त होगी। इसके बाद
मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु। ये देखिए, इसके बाद देखेंगे अपन आगे जो है अपने, अब अपन आगे देखेंगे जूट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने कपास के रेशे के रूप में कपास का दो प्रकार से देखा, छोटे रेशे वाली और इसके अलावा बड़े रेशे वाली, जो कि अमेरिकन। भारत में दोनों प्रकार की जाती है, और इसके जो अमेरिकन रेशे वाली है उसको दक्षिण पश्चिमी भागों में नरमा के नाम से जाना जाता है। अब अपन देखेंगे जूट। ये भी जो थैले वगैरह या फिर जो कश्तकारी के रूप में जो आपके बोरी से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी थैलियां मजबूती के लिए बनाई जाती है, वो जूट से बनाई जाती है। यह पश्चिम बंगाल के पूरे भागों में एक व्यापारिक फसल के रूप में की जाती है। विभाजन के दौरान, मतलब भारत पाकिस्तान जब अलग हो गए थे, तो विभाजन के दौरान देश का विकास, विशाल जो जूट उत्पादन क्षेत्र था वो पूरी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, सन 1971 में जब पाकिस्तान के साथ था, भारत के सहयोग से वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो वो सारे क्षेत्र थे जो कि आपके बांग्लादेश में चले गए, लेकिन फिर भी अपने भारत अपनी हिम्मत न हारी और विकास करता गया, और आज भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। मतलब पश्चिम बंगाल आपके जो एकदम लगता हुआ है सीमा बांग्लादेश से, तो वहां पर अच्छा खासा आपके 3/4 भाग आपके उत्पादन होता है। फिर अन्य राज्य के रूप में बिहार और असम है, जो कि जूट उत्पादक है। देश के कुल 0.5 भाग प्रतिशत पे ये शस्य प्रारूप में किया जाता है। इसके बाद में है गन्ना। ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जो कि ये फसल वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में केवल आर्द्र व उप आर्द्र जलवायु, देखो मैंने क्या सिर्फ इसका कटिबंध और किन जलवायु में की जाती है, और अधिकतर कौन से राज्य जहां इनका उत्पादक राज्य है वो ही आपको याद करना है। इसके अलावा कोई भी बड़ा सवाल नहीं बनता। इसके बाद पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में इसकी होती है। गन्ना तो उत्तर प्रदेश में ही होता है ना, आपने देखा होगा। इसके बाद पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात, और दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, वो है आंध्र प्रदेश। ब्राजील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और ये विश्व भारत के कुल 2.4 भाग पर ये गन्ना की बुआई की जाती है, और उत्तर प्रदेश कुल गन्ना उत्पादन का 40% भाग उत्पादित करता है। ओके, इसके बाद इसके अगर ये तो मुख्य रूप से है, अगर कुछ अन्य राज्यों का नाम बोले तो महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये अन्य उत्पादक राज्य हो जाते हैं गन्ना के रूप में। इसके बाद महत्वपूर्ण फसल के रूप में आपकी है चाय, जो एक रोपण कृषि है। रोपण कृषि का मतलब होता है एक टाइम पर चाय को जैसे बोया जाता है, तो थोड़ी सी अंकुरित होने के बाद इसका छोटा सा पौधा होता है, उस जगह से चेंज करके कहीं और लगाया जाता है ना, तो रोपण कृषि हो गई। ठीक है, तो ये एक रोपण कृषि है। चाय की पत्तियों में जो एक विशेष प्रकार का पाया जाता है, तो केफीन और टेनिन है। देखो ये कंपटीशन एग्जाम में काफी अच्छा सवाल पूछा जाता है, और चाय में किस प्रकार का रंजक पाया जाता है, तो कैफीन और टेनिन, है ना। इसके बाद उत्तरी चीन के पहाड़ों क्षेत्रों में ये देसी फसल है, देशज फसल के रूप में, मतलब उसी देश की मानो चीन की ही फसल हो, वैसे ही ये कॉफी का उत्पादन किया जाता है। फिर इसकी जलवायु उष्ण आर्द्र, उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु के रूप में ये बोई जाती है। और अगर भारत में पूछे तो 1840 में असम की असम की ब्रह्मपुत्र घाटी है, उसी के अंदर ये सबसे पहले प्रारंभ की गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल के उप हिमालय भाग, देखो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो उप हिमालय के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार, ये मुख्य रूप से जिले हैं जहां पे आपके ये चाय प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। पश्चिम बंगाल के जिले हैं दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। इसके बाद दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट, देखो भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दो भारत के क्षेत्र है जो तटीय मैदानों के आसपास है। तो यहाँ की जो एक मुख्य रूप से पहाड़ियों के नाम है नीलगिरी व इलायची की पहाड़ियां, देखो नीलगिरी व इलायची की पहाड़ियां जो कि केरल राज्य के अंदर है। तो इन पहाड़ियों के निचले ढालों पर आपके दक्षिण के रूप में चाय की पैदावार या उसकी बुआई की जाती है। विश्व का लगभग 21.22% चाय उत्पादन भारत करता है। ठीक है,
चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। मतलब 2018 के अनुसार निर्यातक आयात और निर्यात आप समझते हो, चीजों का अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खरीदना या बेचना, या फिर अपनी चीजों का किसी बाहर भेजना निर्यात, और अपन किसी दूसरे देश से कोई सस्ते मूल्य पे या फिर खरीदते हैं उसे अपन ऐसे ही अपन आयात और निर्यात को समझते हैं। तो भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय निर्यातक देश है। अब असम के कुल 53.2% भाग पर ये चाय आपके बोई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला है कॉफी। एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि। देखो चाय और कॉफी दोनों रोपण कृषि है ना। कॉफी की 3 किस्में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एग्जाम में एक इसी तरह पूछा गया था। अरेबिका, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका क्या है। ठीक है, तो कॉफी की तीनों किस्में हैं, जिसमें से भारत में जो उत्पादन की जाती है वो अरेबिका कॉफी की एक किस्म है। देखो अगले पॉइंट में लिखा है, भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है ना। आ रहा समझ में आपको। इसके बाद भारत में विश्व का केवल 3.7% भाग पे ये बोई जाती है। इसके बाद विश्व के देश देखो, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथियोपिया तथा पेरू के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है 2018 के आंकड़ों के अनुसार कॉफी के उत्पादन में। इसके बाद देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से भी अधिक भाग अकेले कर्नाटक है ना। कर्नाटक देखो, असम को हमेशा आप चाय के लिए जोड़ोगे, ठीक है, कर्नाटक को हमेशा आप कॉफी से जोड़ोगे, है ना। सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है तो असम, और कॉफी कहाँ सबसे अधिक होती है तो आपकी है कर्नाटक। कर्नाटक है, और अन्य राज्य कौन कौन से हैं तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वो पश्चिम घाट के कुछ क्षेत्र हैं। आगे अपन देखेंगे भारत में कृषि विकास। देखो, कृषि विकास से संबंधित कई प्रकार के प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास से संबंधित 3 प्रयास जब किए गए, इन प्रयासों के तहत भी जब किसी प्रकार की भारतीय आपके भारतीय फसल के रूप में भारतीय कृषि के विकास में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं दिखा, तो इसके बाद हरित क्रांति पर बल दिया गया। ठीक है, ये हरित क्रांति मैक्सिको के अंदर, और इसके बाद अलावा आपको पता ही होगा नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि विश्व के एक महान कृषि वैज्ञानिक के रूप में या अर्थशास्त्री को, जिन्होंने जिनके प्रयास से एक हरित क्रांति जैसी एक क्रांति के रूप में खाद्यान्न पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा और उत्पादन बढ़ा। इसी के बाद साथ भारत में कृषि विकास से संबंधित पहले कुछ किया गया, देखते हैं अच्छे से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य इतनी ढेर सारी जनसंख्या थी, उसका भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। कौन कौन से? व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों का लगाया जाना, मतलब वो सबसे ज्यादा जो व्यापारिक फसल के रूप में थी उनको मना कर दिया अब पूरी तरह से, और उत्पादित रूप से उसी स्थानों पे उसी फसलों उसी खेतों पर केवल केवल खाद्यान्न को बल दिया गया। गहन कृषिता को बनन, एक से अधिक प्रकार की फसलों को एक ही क्षेत्र में बोने के लिए बोला गया। इसके बाद कृषि योग्य बंजर, मतलब पहले जो भूमि जो बंजर के रूप में पट्ट भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से। उसमें उर्वरता के और इसके अलावा साधन ऐप जोड़े गए, जिसके तहत वो सारी की सारी भूमि को आपके एक उपजाऊ के रूप में परिवर्तित किया गया, जिससे। लेकिन शुरुआती दशक में ये ठीक चला, लेकिन आगे के दौर में जब उत्पादन अपने तरीके से नहीं हो पाया, तब भारत में विशेष प्रकार की गहन कृषि से योग, IADP, DP जैसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई। इन योजनाओं से भी कुछ पाला ना पड़ा, तब एक विश्व के अंदर चल रही थी हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति भारत में लागू करने के लिए आपके भारत में एक जनक MS स्वामीनाथन थे, जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की फसल के रूप में इस पर जोर दिया, जिससे कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को चिन्हित किया और उसमें इस हरित क्रांति पर बल दिया। हरित क्रांति पर बल दिया गया तो इन दोनों राज्यों में गेहूं की पैदावार में इतनी वृद्धि हुई। जब इस वृद्धि को देखा गया, तब MS स्वामीनाथन ने कहा कि भारत के शेष जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में इस हरित क्रांति के माध्यम से पैदावार में बढ़ोतरी की जा सकती है और देश की एक बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर शुरुआत में सिर्फ पंजाब और हरियाणा में, फिर शेष भारत में इसे लागू कर दिया गया। अब अच्छी खासी एक हरित क्रांति और विभिन्न प्रकार की इंद्रधनुषी क्रांतियों के रूप में आपने पढ़ा होगा, विभिन्न प्रकार की क्रांतियां
आलू के उत्पादन के लिए, अंडे के उत्पादन के लिए, मांस मछली के उत्पादन के लिए, दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति वगैरह विभिन्न प्रकार की इंद्रधनुषी क्रांतियों के रूप में देश में खाद्यान्न के रूप में जोड़ा गया। अब देश की अच्छी खासी जनसंख्या जो है वो हरित क्रांति के माध्यम से फलित फूलित होने लगी और खाद्यान्न की कमी को आज भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है जो विश्व के कई छोटे छोटे देशों को खाद्यान्न के रूप में और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। इसके बाद में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA ये शुरू किया गया, जिसके तहत देखो ये सारी की सारी है आपके नेट से संबंधित है। क्या है कि पहले किसान थे लेकिन वो जानकार नहीं थे। आजकल एक विशेष प्रकार के एप्लीकेशन उपलब्ध करवा दिए गए जिसके माध्यम से आप सर्च करो, जैसे कि सतत कृषि के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय मिशन चल रहे हैं वो सारा सर्च करो, आपको पता चलेगा। सिंचाई के साधनों के लिए कौन कौन से मतलब लोन के रूप में, जैसे आपने देखा होगा KCC किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है, सोइल कार्ड वगैरह, तो उन कार्डों के माध्यम से लोन लेकर ये अपनी पैदावार को बढ़ोतरी में ला सकते हैं। फिर है ये भारत का किसान पोर्टल, ये भी ऑनलाइन से संबंधित है और इस पोर्टल पे ये सारी की सारी अत्याधुनिक है, ठीक है। तो भारत में जो पिछले समय से जो चला आ रहा था उसमें कुछ नवीनीकरण के साथ ये मिशन उपयोग किए जाते हैं। तो इस किसान पोर्टल पे विभिन्न प्रकार के किसानों से संबंधित वो सारी जानकारियां होती है जिसके माध्यम से किसानों की पैदावार में वृद्धि हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया है ये क्लास 12वीं के लिए एक रिवीजन के रूप में तो हम लाए ही हैं, लेकिन ऊपर देख जैसा कि नीट, तृतीय श्रेणी, फर्स्ट ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, इन सारे के सारे एग्जाम के लिए रामबाण होने वाली है और इन्हीं से ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ चलो अगला अपना जैसा कि टॉपिक है, इस इसके बावजूद भी भारत में कुछ कृषि से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। वो समस्याएं कौन कौन सी है? अनियमित मानसून निर्भरता। आपको पता ही होगा भारतीय कृषि है जो मानसून का जुआ है। जिस समय अगर 4 महीने अच्छी खासी बारिश होगी तो पैदावार अच्छी होगी, वरना एकदम सूखे की हालत रहेगी। इसके बाद में निम्न उत्पादकता, मतलब कृषि सिंचाई के माध्यम कुछ इस प्रकार की है और कृषि विद्या इसी प्रकार की है, मतलब एक अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने के बावजूद भी उत्पादकता में कमी रहती है। इसके बाद में वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता। आपने देखा होगा आए दिन ऋण होता है, ऋण के माध्यम से किसान जब ऋण लेता जाता है और एक दिन वो सुसाइड या फिर आत्महत्या जैसे करता है, ठीक है। तो वित्तीय संसाधन जुटा नहीं पाता जिसकी वजह से वो अपने ऋण के रूप में एक बाहरी संस्थाओं को या अनौपचारिक या औपचारिक रूप से संस्थाओं को चुनता है और ऋण के जाल में पिसता चला जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जब इससे कुछ भी संभल नहीं पाता है तो वो एक ग्रस्त होकर एक आत्महत्या जैसा एक कदम उठाता है। तो ये मुख्य रूप से समस्या है। इसके बाद में भूमि सुधारों की कमी। आज भूमि में इसी प्रकार की बंजर भूमि है या फिर परती भूमि है, जैसा कि देखो अभी पर ने पढ़ा था प्रति भूमि के रूप में था, मतलब कृषि योग्य भूमि थी वो भी बंजर हो चुकी है। तो विशेष प्रकार की कोई सुधार नहीं हो रहे, उसकी वजह से भी भारतीय कृषि की एक मुख्य मूलभूत समस्या है। इसके बाद छोटे खेत तथा विकल्प उद्योग। आज आपको पता होगा जिस हिसाब से पहले जो हेक्टेयर के रूप में जो जोतों के आकार हुआ करती थी सिंचाई के रूप में, आज उससे कहीं ज्यादा सिमट के छोटे हो गए हैं, जो कि छोटे खेत और विखंडित जोत हो गए हैं। ये भी एक प्रमुख समस्या है भारतीय कृषि की। इसके बाद में है व्यापक अल्प बेरोजगारी। देखो आपने देखा ही होगा भारतीय कृषि जो मानसून का जुआ है, इसी के साथ जब 4 महीने तक आप कृषि का 4 महीने होने के बाद 2 महीने और आप उसको लेने वगैरह में फसल में लगा दोगे, इसके बाद के जो 6 महीने हैं पूरी तरह से आप फ्री हो, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ना कोई रोजगार है ना वगैरह है। तो ये भी एक किसानों में बढ़ती एक समस्या है जिसकी वजह से भारतीय कृषि में एक 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 रुझान आता है, मतलब एक निराशाजनक बातें होती है कि हम साल के 6 महीनों के बाद हमारा क्या होगा, हमें रोजगार की कौन से साधन उपलब्ध होंगे। तो अल्प बेरोजगारी के रूप में एक व्यापक समस्या है। इसके बाद में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, और इसके अलावा जो भी कृषि योग्य भूमि थी वो आज उस प्रकार से बंजर हो चुकी है कि उर्वरक के रूप में जो खाद वगैरह थे वो पर्याप्त रूप से किसान उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैदावार में जो पहले बढ़ोतरी थी वो आजकल कम होती जा रही है। यही बोला जाता है निम्नीकरण, है ना, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। आ रहा समझ में? ये इस प्रकार से आपका 3 चैप्टर पूरे हो जाते हैं और 3 चैप्टर का मेरे हिसाब से जो आपको एक रिवीजन करवाया गया है और इससे संबंधित बनाए गए सवाल है जो आपके एग्जाम में आने वाले, निश्चित रूप से इनसे तो कंपटीशन एग्जाम में सवाल आते ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 3 जैसे हो जाते हैं और पीछे 6 इकाइयां और है,
जैसे ही कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसके बाद आपकी एक मैराथन क्लास लाके या फिर उसी क्लासों के साथ लाके आपके इन्हीं 9 पाठों के जो पिछली परीक्षाओं में आए गए सवाल है और इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनसे संबंधित जो भी सवाल है उनको हम वन लाइनर के रूप में लिखेंगे। देखो, हम आपसे झूठेबाजी नहीं करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वगैरह या फिर आंसर सही, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम प्रश्न लिखेंगे और प्रश्न का डिस्कस बिल्कुल अच्छे से करेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड की परीक्षा भी अच्छे से आप फाइट कर पाओ, ठीक है, 12वीं बोर्ड। और इसके अलावा आप आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी इससे निश्चित रूप से सवालों में सफल होंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमारा ये आज की क्लास रहेगी आपके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको काफी अच्छी लगने वाली है। और आपके 3 टॉपिक पूरे, मतलब 12 महीने कोशिश करते हो तब जाके 3 से 4 महीनों में ये टॉपिक पूरे होते हैं। हम खुद क्लासों में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमें ये 3 पार्ट पढ़ाने के लिए समथिंग लग गए थे 1.5 से 2 महीने, ठीक है। तो लेकिन हम आपको सिर्फ 1 घंटे या फिर 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आपको ये सारी की सारी 3 पाठों के फुल रिवीजन के साथ आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, एकदम नोट्स फॉर्म में। इसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्लास को आप 1 से 2 बार या 3 से 4 बार अगर सुनकर भी आप एग्जाम में जाकर बैठ जाते हैं तो आपका 100% प्रश्न पत्र क्लियर हो जाएगा, है ना। इसी उद्देश्य के साथ आज इतना ही। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। राम राम।